एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हमारे बीच हैं परीक्षित बहुत लंबा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं और हम परीक्षित की स्टोरी सुनेंगे उन्हीं से, बिकॉज ही इज कमिंग विद एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद इंडियन नेवी एंड देन विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नाउ ही हैज बीन सिलेक्टेड एज ए ग्रेड बी ऑफिसर इन आरबीआई। तो परीक्षित, मेनी कांग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी स्टोरी मैंने थोड़ा सुनी और थोड़ा डिटेल में सुनेंगे अभी इस कन्वर्सेशन में। विल कीप इट चिट चैट ना। तो मैं आपको पहले सोच रहा था कि यहाँ से शुरू करूँगा, कैसे ये मोटिवेशन आया है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, जबकि ऑलरेडी आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं और इससे पहले भी आप नेवी में काम कर चुके हैं। तो आप अपनी स्टोरी थोड़ा बताइए। एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में तो हम सारे कैंडिडेट से सुनते रहते हैं, यू हैव अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। Thank you so much for inviting me, sir. Exam का motivation, as such, I was not targeting RBI. Okay, first of that, कि RBI target था, ऐसा कुछ नहीं था. I retired in 2019 actually, after serving 15 years. 15 years in Navy. So post retirement, I was writing some exams. I written some NABARD also. तो जब अभी रिटायरमेंट बोलते हैं, देखिए मेरे को भी इस मामले में पता नहीं है, तो इसमें आपको पेंशन भी मिलती है? Pension. They have this mandatory period of 15 years. You do that and then you can push out and can continue also. So this is not a short service? No, it's not like that. You have the option to continue or you can push out also. Okay, so it's up to you. You decided to leave after 15 years. And then फिर एग्जाम्स बाकी दे रहे थे, एसएससी का एग्जाम दिया था, नाबार्ड। तो आपने जो एग्जाम देने शुरू किए थे वो वहीं पर शुरू कर दिए थे या पहले रिटायर हो गए उसके बाद शुरू किया? लास्ट 6 मंथ में थोड़ा देखने लग गए थे कि व्हाट आर द थिंग्स, क्या एग्जाम हो रही है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है। तो उसके बाद ये नाबार्ड दिया था, उसमें हुआ नहीं था। आपने उधर एसएससी दिया, नाबार्ड दिया था, एसएससी लिखा था, ये लिखे थे, बैंक्स का मैंने नहीं लिखा था। ओके। फिर आरबीआई का नोटिफिकेशन आया था तो फिल अप कर दिया था फॉर्म। अच्छा। बट इससे पहले आपका एसएससी में हो गया? एसएससी में तो एसएससी आपने पहले दे दिया होगा क्योंकि आप तो ज्वाइन कर चुके हैं वहां। एसएससी दे दिया था, लेकिन दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट हियर दिस टाइम। आरबीआई। ओके। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने आरबीआई का अटेम्प्ट दिया था तब मैं कहीं ज्वाइन नहीं करा था मैंने। अच्छा, उसमें आपने उस टाइम कैन से क्या वाज अनएम्प्लॉयड। ओके। तो वो फर्स्ट टाइम दिया था, देन फर्स्ट टाइम अनफॉर्चूनेटली नहीं हुआ था। आई वाज gone up to the interview, तो उसमें इंटरव्यू में नहीं हुआ था, देन सेकंड टाइम नहीं हुआ था, फिर सेकंड टाइम मैंने ज्वाइन कर लिया था, सीएजी ज्वाइन कर लिया था, सीएजी ज्वाइन करके और फिर वो पहले का दिया हुआ था, कुछ प्रिपरेशन भी थी। और मेरे लिए सबसे अच्छा ये रहा सर कि मेरी मेंस के रिजल्ट और इंटरव्यू के बीच में फर्स्ट अटेम्प्ट में खूब सारा टाइम था, अराउंड 3-4 महीने थे। तो वो 3 महीने में, उस टाइम पे ये कोविड भी था तो घर में कुछ भी काम नहीं था, लिटरली कुछ काम नहीं था। तो वो 3-4 महीने जो इंटरव्यू और मेंस के रिजल्ट के बीच के थे वो उसमें पढ़ाई करी थी। ओके। वो चीज सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में थोड़ी काम मिली। तो आपने क्योंकि बीच में तो कर रखी है अच्छी लंबी जॉब और आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं एग्जाम से, है ना? मैंने बीए करा, देन फिर इंग्लिश लिटरेचर से एमए करा है। हां। That also for just for name sake, मैंने ऐसे कुछ लिटरेचर में कुछ शौक नहीं था, उसके लिए नहीं करा था, just for name sake। पीजी कर रही है तो पॉजिटिव करने के किया था। तो फिर कैसे ये, मतलब देखो आरबीआई की तैयारी और सीजीएल की तैयारी में फेज 1 तो मैं मानता हूँ कि काफी सिमिलर है। हाँ। तो फिर लेकिन फेज 2 तो काफी डिफरेंट है और फेज 1 भी मतलब आपके लिए इतना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि जब आदमी इतने लंबे टाइम तक जॉब कर लेता है तो वो दोबारा उसको रीबिल्ड करना, कैसे आपने स्टार्ट किया और क्या आपका स्टाइल रहा इसमें, क्या मोटिवेशन रहा? सच मैंने सर फेज 1 के लिए कुछ नहीं करा था। अच्छा। कुछ तैयारी नहीं करा था क्योंकि वो एसएससी का एग्जाम दिया था, सीजीएल का। उसमें कुछ इंग्लिश और मैथ्स का पोर्शन होता है और जनरल अवेयरनेस का पोर्शन भी हम नॉर्मली न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं तो उससे हो जाता है। ओके। रीजनिंग का हल्का सा एग्जाम से पहले 10-1 दिन थोड़ा कहीं मॉक टेस्ट दिया था, उससे हो गया। फेज 1 की ऐसे कोई खास पिन पॉइंटेड या कोई डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं करी थी। फेज 2 में सिलेबस देख
फेज 2 की करी थी, थोड़ी प्रिपरेशन 20-25 दिन, वो रिजल्ट के बीच की करी। तो फेज 2 में देखिए ईएसआई और एफएम, इंग्लिश तो थोड़ा आपने जो बोला मास्टर्स आपने किया है इंग्लिश में, इंग्लिश का पोर्शन, हाँ इंग्लिश का पोर्शन, लेकिन थोड़ा एज के साथ भी आ जाता है, एज के साथ भी छोटे बच्चे कैन से 25 और 35 में वो डिफरेंस हो जाता है। यस द वे यू कैन राइट एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव भी अंडरस्टैंड, तो सबका ही 35 इवन 35 45 में फर्क रहता है, 45 यू आर मच मोर कॉम्पिटेंट टू राइट अराउंड दैट। तो इंग्लिश वाला तो उससे हो गया था, एज के साथ आ गया इंग्लिश वाला, एज एंड एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट का पोर्शन छोटा है कंपैरेटिवली, आप मैनेजमेंट का आप गूगल करके और एक टॉपिक को गूगल कर लिया, उसका समझ लिया, उससे हो जाता है। फाइनेंस एंड ईएसआई एंड स्कीम्स इनका आता है, तो इनमें कैसे इनके लिए तो मैंने एज सच बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं करी थी, लेकिन जो चीजें पढ़ी थी वो थोड़ी सी ठीक ठाक पढ़ी थी। लाइक कोई रिपोर्ट पढ़नी है तो मैं उसको ऐसे देख के डरा नहीं था, लाइक इट्स लाइक 400 पेज की है तो उसको देख के ऐसे घबराना नहीं है, जैसे की बात है, उसको पूरा पढ़ सकते हैं आप, फिर 3-4 दिन में हो जाती है। तो मैं रिपोर्ट ठीक ठाक पढ़ी थी सारी की सारी। अच्छा, दैट हेल्प्ड। तो उसमें जो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव था, डिस्क्रिप्टिव तो आपने बोला कि थोड़ा एबिलिटी डेवलप हो जाती है, तो ऑब्जेक्टिव आपको बहुत डिफिकल्ट लगा या कितना आपको लगा? ऑब्जेक्टिव मेरा हर बार ही ना फॉर्चूनेटली तीनों बार ही अच्छा गया था, तीनों अटेम्प्ट में ईएसआई का ऑब्जेक्टिव हमेशा अच्छा गया था। ईएसआई का अच्छा गया था, जबकि लोग मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूं ईएसआई मुश्किल हो रहा है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो कुछ पीडीएफ है जिसमें दे हैव द मार्क्स ऑफ ऑल द सिलेक्टेड पीपल, तो ईएसआई में हमेशा ही मेरा स्कोर उन सबसे बच्चों से ज्यादा था जिनका वो सिलेक्टेड लिस्ट में स्कोर थे। अच्छा, हाँ जी, हमेशा। तो क्या आपको लगता है वो रीजन पता नहीं, एक तो जो हमारे जो जैसे इंस्टीट्यूट है, जैसे आपका इंस्टीट्यूट है, वो प्रोवाइड कराते हैं जो कैप्सूल, उनको पढ़ लो अच्छे से, उनको पढ़ के और फिर उसमें स्कीम की डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल जाएगी। उसके बाद आप मिनिस्ट्री पकड़ लो और उसके स्कीम डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लो। आपका कैप्सूल से पढ़ के आपको ओवरव्यू मिल गया, क्या क्या स्कीम्स हैं उनकी डिटेल्स मिल गई, देन यू डाउनलोड ऑल द स्कीम डॉक्यूमेंट्स, दे हैव एवरी मिनिस्ट्री हैज ऑन द वेबसाइट्स। और उन स्कीम डॉक्यूमेंट्स अगेन उससे भी डरना नहीं है कि वो बल्कि है, you need to know about the 300 schemes. Each scheme document has contents around 100 pages, average 100 pages का है, the best 100 pages। तो उसमें आप 100 पेज देख के नहीं घबराना है, क्योंकि लास्ट वाले पेजेस तो अपेंडिक्स और ये सब भी हैं, मेन डिटेल पहले वाले 20-30 पेज में आ जाते हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है, and then you make notes out of it and then you revise it। तो आप उसको मतलब 2-3 बार पढ़िए, नोट्स बना लीजिए। हाँ, कोई जैसे स्कीम पकड़ लो, कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट द नरेगा एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो उनमें से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, लाइक माइक्रो लेवल में आते हैं और डिटेल पूछते हैं कितने रजिस्टर होने चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ अप्रूवल, हु इज द कंपेटेंट अथॉरिटी, इस तरह के लाइक माइक्रो क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चन आप जो कैप्सूल्स अवेलेबल हैं उनमें सारे में नहीं मिल सकते, द रीजन बीइंग कि वो फिर अगेन वो बल्कि हो जाएंगे। तो आपको डिटेल, तो उसको डिटेल में और उसको पकड़ना है कि हाँ उसमें से कहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, इग्नोर दैट नाउ। बट आई एम हैप्पी टू हियर दैट कि आपने जो बोला ना ये सही में ज्यादा मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लाइक शुड नॉट से दैट काइंड ऑफ थिंग, बट ऐसा हुआ था। मैं वो हर बार ही पीडीएफ चेक करी थी और उसमें मतलब किसी के नहीं लगे मुझे। तो इस बार के एग्जाम में आपको क्या लगता है कि इस बार भी मुझे लगता है कि मेरे सबसे ज्यादा थे बच्चों से। अच्छा, इससे ज्यादा आया होगा। हमें डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं गया होगा, उसका इंटरव्यू भी कम आएंगे, बट ईएसआई के ऑब्जेक्टिव में इस बार भी मेरे सबसे ज्यादा ही आए होंगे, और नहीं आएंगे तो आई वुड बी इन वन ऑफ द टॉप 10-20। फेज 1 के मार्क्स कैसे रहे आपके? फेज 1 के मेरे हर बार ही ठीक ठाक रहे थे, ओवरऑल मार्क्स तो नॉर्मल द ट्रेंड ऑफ कट ऑफ इज अराउंड 60-70, तो आई यूज्ड टू गेट 90+। अच्छा, तो वो ठीक। इस बार कौन कैसा था? कौन टफ था? इस बार क्वांट टफ था, लास्ट ईयर भी क्वांट टफ था। हाँ। और इस बार रीजनिंग लास्ट ईयर रिलेटिवली इजी थी, बट स्टिल व्हेन द मार्क्स केम आउट there was a lot of normalization. I was shocked to see I was barely past the cutoff, reasoning cutoff by quarter marks, 0.25 मार्क्स ज्यादा थे कट ऑफ से। जो रीजनिंग तो सेक्शन भी आपका फेज 1 हो गया था? फेज 1 मेरा तीनों बार ही मैं इंटरव्यू दिया, दिस इज माय थर्ड इंटरव्यू एक्चुअली।
तीनों बार आप इंटरव्यू तक गए आगे? ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। तो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पे आएंगे, बिकॉज़ 3 बार में आपने बोर्ड से बहुत कुछ सीख लिया होगा। हाँ, तो एक बार फर्स्ट टाइम इट वाज म्यूचुअल। हाँ, आई appeared there जयपुर ऑफिसर। नहीं आएंगे उस पर, बट स्टिल फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन दैट फेज 1, बिकॉज़ आप हर बार फेज 1 निकाल रहे हैं, फेज 2 निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या चीज काम कर रही है? अगेन फेज हम जब सीक्वेंस से आए तो फेज 1 में ऐसा है कि इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के लिए आपको जो भी बच्चा पढ़ रहा है, लाइक नेक्स्ट एग्जाम अभी होगी 7-8-9 महीने बाद, कब शायद 5-6 महीने। हाँ, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, कभी 6 महीना 5 तो महीना। 5 महीने भी खूब है। 5 महीने एक तो आप जो न्यूज़पेपर रोज पढ़ते रहो, जो करंट अफेयर्स के जो आते हैं, करंट अफेयर्स के जो जनरल इवेंट्स के जो पीडीएफ्स जो आते हैं, उनको आप पढ़ते रहो। नो नीड टू मेक नोट्स एंड ऑल। अभी से फेज 1 के लिए अभी नोट्स नहीं बनाने चाहिए बच्चों, महीने भर पहले बना लो। इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर। एडिटोरियल पे ज्यादा ध्यान देना है? नहीं, एडिटोरियल पे तो नहीं ध्यान देना है। आप इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, जो फाइनेंस का पोर्शन आता है, वो पढ़ लो। कुछ कॉस्ट इकोनॉमिक्स पे ध्यान देने, जो एडिटोरियल पे ध्यान देने बिल्कुल जरूरी है, बिकॉज़ वो यूपीएससी पे काम करता है। कुछ भी काम में नहीं आएगा अपने यहाँ, आरबीआई के लिए तो नहीं काम। ओके, ठीक है। न्यूज़पेपर जल्दी पढ़ते रहो, उससे थोड़ा सा आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी और इंग्लिश में काम नहीं आएगा। वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी करंट अफेयर स्टैटिक पार्ट जो आता है ये। एंड व्हेन यू कम टू द जनरल अवेयरनेस, लास्ट 2 ईयर से, पर्टिकुलरली इस साल जनरल अवेयरनेस में वो स्टैटिक पोर्शन था। वो इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास, वैसे वाले क्वेश्चन रिलेटिवली कम थे। अच्छा, वो जिस तरह के जो स्टैटिक क्वेश्चन आए, स्टैटिक क्वेश्चन आए थे इस बार बैंकिंग से रिलेटेड थे। आरबीआई के जो एलएएफ एंड ये वाले क्वेश्चन, इनका वेटेज इस बार खूब था। हाँ, ये रहते हैं, मतलब नॉर्मली जो हमारे जो स्टूपिड क्वेश्चन आते हैं, कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है, किसने क्या किया, उस तरह का रिलेटिवली इस बार थे क्वेश्चन कुछ वो भी, बट दोस क्वेश्चन फॉर रिलेटिवली लेस डिस्टेंस। सो फॉर दैट फेज 2 प्रिपरेशन का भी कुछ पार्ट आपका जीए में इस बार आएगा। जीए इज 80 मार्क्स। जी, 40% ऑफ द एग्जाम है वो, ठीक है। और ये तो आपने जीए के लिए बताया, फिर क्वांट रीजनिंग के लिए और रीजनिंग मेरे पास कुछ खास नहीं है टिप्स। बड़ा बार निकाल रहा हूँ वो, इस बार मैं बोल रहा हूँ मेरा क्वार्टर मार्क्स से निकला है। और क्वार्टर मार्क्स से रीजनिंग में, हाँ, जो सेक्शन जो कट ऑफ थी, ओबीसी की सेक्शन कट ऑफ, ओबीसी का भी कट ऑफ कम था कंपेयर टू जनरल। हाँ, थोड़ा कम रहता है, तो जनरल में होता तो मेरा इस बार नहीं होता। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। और क्वांट रीजनिंग के लिए तो वही प्रैक्टिस करते हैं। वो हार्ड दिन की starting from now on, if you give half an hour quant, half an hour to reasoning, that would surprise you. तो क्वांट में आपने एग्जाम में कुछ ऐसा, मतलब ड्यूरिंग द एग्जाम में ऐसे करना है कि बिल्कुल नहीं डरना है। आउट ऑफ let's say suppose 30 questions are there, you are able to complete just 5 questions. Then also you keep calm and 5 हो रहे हैं तो भी ठीक है, 5 ही हो रहे हैं। That is the strategy all candidate are telling कि कम करो, select कर लो क्वेश्चन। हाँ, डोंट लाइक कि मेरा तो इस बार पूरा साल ही गया बिकॉज़ आई वाज एबल टू जस्ट कंप्लीट 5 ही क्वेश्चन। तो इंटरेस्टिंग। और कुछ हार्ड क्वेश्चन है तो उसको छोड़ दो। देयर वुड बी 5 6 7 इजी क्वेश्चंस वुड बी देयर, यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट देम एंड सॉल्व देम करेक्टली। इंटरेस्टिंग है। तो सेम फॉर रीजनिंग सर। रीजनिंग का भी, रीजनिंग में भी बहुत ज्यादा वो जो पजल्स हैं उनमें फंसना नहीं है। हाँ, कहीं से ऐसे कुछ क्वेश्चन ढूंढ ही लोगे आप, इजी वाले 10-15 क्वेश्चन से हो जाएगा, होना है तो इनसे हो जाएगा। ऐसे नहीं कि वो हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में वो एक कहीं। तो ओवरऑल कट ऑफ में आपका जी का अच्छा हो रहा है? जी का इंग्लिश का अच्छा था बिकॉज़ ऑफ इंग्लिश एंड जी थोड़ा सा 90 के आसपास हो जाता है। फेज 2 आते हैं, अब आते हैं फेज 2 जो मेन है। हाँ, मेन से, क्योंकि वो तो काउंट करेगा दूसरे सिलेक्शन। फेज 2 में if the people start from now, आप रेगुलर टच में रहो, आपके जो भी मेंटर हैं जहाँ से आप पढ़ रहे हो वो ले लो, क्योंकि मेरी बात अलग थी। मैं तो उसके बिना भी हो पाया क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत जनरल आइडिया था, लेकिन बच्चों को नहीं रहता है। और जस्ट 22 23, हाँ, तो उस टाइम पे आप जो भी आप जहाँ भी कोचिंग ले रहे हो जैसे भी वो अपनी ले लो। एग्जाम भी मटेरियल भी मैंने ऐसे मोटा देखा था, तो और भी देखा था, उसमें बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ाई करी थी। तो वो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है एक्चुअली। जस्ट
by looking at the syllabus और topics देख के बच्चों को नहीं समझ में आता क्या पढ़ने के लिए, वहाँ से और भी ले लो and then वहाँ जो लिखा हुआ है उसका आप थोड़ा सा डीप पढ़ लो. For the ESI part schemes का देख लो, schemes का डाउनलोड करके अच्छे से देखो, and all the reports even I would say कि rural ministry, health ministry, finance ministry, इनकी जो annual reports आती है लास्ट थोड़ी जल्दी पढ़ सकते हो because वो they looks like very humongous and the bulky but actually they are not. Lots of graphs and charts and tables are there so you can skip them. पढ़ने का मटेरियल इतना ही है. और राइटिंग की प्रैक्टिस आप करते थे या आपका राइटिंग थोड़ा ठीक है? नहीं करी थी बट कोई भी सीरियस एस्पिरेंट को पहले दिन से ही करनी चाहिए. इवन डे 1 से ही करनी चाहिए. आप चाहे 2 सेंटेंस लिखो चाहे आप 20 सेंटेंस लिखो बट लिखो. आप अभी से लिखोगे तो होगा इफ यू आर सीरियस. अब बाद में थोड़ा सा मटेरियल गैदर होगा मेरे पास कुछ लिखने को होगा देन आई विल स्टार्ट. तो फिर आप नहीं स्टार्ट करोगे. दैट्स अ बिग यू आर लिविंग इन अ बबल एक्चुअली. बिल्कुल ये एक्चुअली ये जो आप पॉइंट बोल रहे हैं ना क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है. इफ यू डोंट हैव मच टू राइट देन you have something to write for it. 2 लाइन लिख लो. हां 20 लाइन लिख लो. पर रोज लिखो आप. कुछ ना कुछ लिखते रहो. मैं तो लोगों को ये एडवाइस करता हूं कि आप ब्लॉग लिख लो, आप कोरा पे लिख लो, कुछ भी लिख लो. हां ईमेल लिख लो, अपने सर्कल में लिखो. आजकल ना लोग ईमेल नहीं लिखते, केवल व्हाट्सएप पे काम हो जाता है. तो दैट हेल्प्स एक्चुअली इन राइटिंग. इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपका अच्छा रहा ओवरऑल? इंग्लिश स्क्रिप्ट अच्छा रहा. वो लास्ट के क्वेश्चन हम एक लाइन में जो ऐसे तो ठीक रहा कि वो स्टार्ट विद द ऐसे करके स्टार्ट विद दैट लेटर एंड देन देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव दिस आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इन दैट 5-6 क्वेश्चंस आर देयर यू नीड टू आंसर. तो उनमें ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हमेशा ही तीनों बारी में तो एक लाइन में लिख के आता था क्वेश्चन. अच्छा यूजुअली टू दैट around 100 words for the each question. जो 6 पार्ट आते हैं जो पार्ट्स के जो क्वेश्चन 6 वाले तो उनकी एक लाइन का टाइम मिलता था मेरे को. हमेशा इतना ही टाइम मैनेजमेंट वहां पे की है. वो टाइपिंग भी इंपॉर्टेंट है सर. टाइपिंग आपका कीबोर्ड का ज्यादा मुझे ना एपीसी नेट ने बताया कि वो उसका कीबोर्ड ही गड़बड़ था, टूटा हुआ था. दैट इज वो आपका ठीक था. किस्मत भी है. हां कीबोर्ड किस्मत भी है. कीबोर्ड इस बार कीबोर्ड ठीक था बट इस बार वो सेंटर बहुत खराब था. आधी बार तो पसीने ही साफ कर रहे थे. मतलब इसी काम नहीं कर रहा हूं. कीबोर्ड बड़ा फैक्टर है एक्चुअली. कीबोर्ड इज अराउंड इफ यू गिव द वेटेज आउट ऑफ 100 कीबोर्ड इज अराउंड 10%. बताइए. कीबोर्ड इज 10%. कीबोर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए. तो प्रैक्टिस होनी चाहिए. आप थोड़े से घटिया कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करो. यस घटिया कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करो. ही आल्सो इस बार मैंने खूब टाइपिंग प्रैक्टिस करी थी घटिया कीबोर्ड पे. इस बार पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं था, पहले प्रिपरेशन थी सो मैनेज इस बार कीबोर्ड ठीक मिला था फॉर्चूनेटली. तो ओवरऑल सिलेक्शन में बिकॉज़ आपने 2 बार इससे पहले इंटरव्यू दिया, इस बार थर्ड था, तो ओवरऑल सिलेक्शन में आपको क्या लगता है कि कहां डिफरेंस आया होगा? फेज 2 में आपने ज्यादा स्कोर किया होगा, इस बार ये इंटरव्यू अमेजिंगली अच्छा हुआ है? इस बार लास्ट 2 टाइम्स में इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं हुआ था. अच्छा नहीं हुआ था लाइक फ्रॉम माय साइड अच्छा हुआ था बट इफ यू लुक एट द मार्क्स ये वो अच्छा नहीं हुआ था. ओके मार्क्स टेल्स मी कि अच्छा नहीं हुआ था. एंड इस बार रिलेटिवली ठीक था इंटरव्यू. तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करते हैं थोड़ा. कैसे उन्होंने शुरू किया और बोर्ड आपको पहचान रहा था क्या कि आप पहले भी आए हैं उनके पास? वो रहता तो है वैसे बायोडाटा में. तो हाउ इट ऑल स्टार्टेड? First attempt, if we talk about, that was virtual, so it hardly lasted for around, I'm not really sure, but it was less than 10 minutes. अच्छा. And just when I was out of the room, उसी टाइम मैं समझ गया था कि मेंस मेरा बहुत अच्छा हुआ है तो हुआ है, otherwise interview I would be getting some below 20 or something like that. Okay. क्योंकि वो virtual था and I don't know क्या हुआ था वो. They didn't ask me much questions also. हाँ. They asked me about my education and then some about my things about the Navy. They asked some, and then 1 or 2 questions were from, if I remember it correctly, it was about the consumer satisfaction in the RBI regulated entities and all that was there. But interview generally you need to prepare. It's not like you don't have to prepare anything, because sometimes there are 1 or 2 questions that they might expect you to answer and then you didn't prepare for the interview. So some technical questions also,
and it is like they never ask any technical questions. It is fairly wide open sir. इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी करनी तो चाहिए, बट हो सकता है आपने तैयारी खूब सारी पढ़ के गए हो और जैसे आपको कुछ नहीं पूछ रहे हैं, आपको आपके अपने गांव में जो खेती क्या हो रही है उसके बारे में तो इस बार कैसा रहा? This time how it changed? सेकंड इंटरव्यू पूरा नेवी के बारे में था। इस बार नेवी का एजुकेशन में कुछ भी नहीं था। इस बार वो बॉन्ड्स एंड कूपन रेट एंड अच्छा टेक्निकल ज्यादा था। द इंटरनेशनल ऑफ द रूपी एंड द यूपीआई, इस बार ये था सर। तो आई थिंक वो उनको आप क्योंकि प्रिपेयर्ड थे तो वो थोड़ा इंप्रेसिव लगा शायद। दैट और इंटरव्यू कितना चला? 15 मिनट इस बार। हाँ 15 मिनट, अराउंड 15 मिनट। दिल्ली में हुआ? दिल्ली में। इस बार बोर्ड चेयरमैन भी चेंज थे। हाँ इस बार बोर्ड मेंबर्स भी ज्यादा थे। फर्स्ट टाइम तो 3-4 लोग ही थे। इस बार आई थिंक 6-7 मेंबर्स। इस बार तो 4-7 लोग थे। हाँ 7 लोग थे। तो इस बार इंटरव्यू ठीक था। और फेज 2 वाला काम में आता है। इंटरव्यू के लिए एडसेंस आपको अलग से कुछ करने के लिए फिर आपको एक्सपीरियंस भी है ना। इन योर केस तो यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, तो आपके लिए इंटरव्यू इज कंपैरेटिवली मोर लाइक ए कन्वर्सेशन, जो मुझे लगता है कि फ्रेशर्स के लिए थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है। बट अभी से जो नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे हैं, वो दे डोंट नीड टू थिंक अबाउट द इंटरव्यूज। देयर इज नो पॉइंट थिंकिंग अबाउट द इंटरव्यू कि इंटरव्यू ये होगा एंड दे आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आप फेज 1 का थोड़ा, फेज 2 का पढ़ते रहो। फेज 1 का आप आधा घंटा पढ़ते रहो, उसमें आपका नहीं निकल रहा है तो नहीं निकल रहा है। ये बिल्कुल जो फेज 1 की तैयारी है ना, वो एक्चुअली मॉक टेस्ट काफी बता देती है आप कि आप कहाँ चल रहे हैं। मॉक टेस्ट स्कोर टेल्स यू ए लॉट अबाउट फेज 1 प्रिपरेशन। और ये मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि फेज 3 तो इंटरव्यू तो बाद में देख लेंगे, जब वहाँ पहुँच जाएंगे then we can see कि how we can make it better. But main focus should be on the phase 2. And along the way, you around 1 hour, half an hour, you give to the quant and the reasoning. Yes. Quant reasoning के लिए आपने कोई टेक्निक, कोई वो नहीं, मेरा तो बहुत like I used to wonder कि लोग कर कैसे लेते हैं इतने सारे क्वेश्चंस। ये पजल तो मेरे से, मैं 1-2 साल इस पजल पे काम करूँगा तब भी मेरे से नहीं होगा। अच्छा। I'm not very good at that. पजल और ये पजल वाला और क्वांट भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और लोग खूब अच्छे रहते हैं। तो सिर्फ ये अभी वेरी सिलेक्टिव इन सिलेक्टिंग क्वेश्चन कि मैं ये कर लूंगा। मेरे को ये आइडिया था कि 5-6 क्वेश्चन क्वांट में ढूंढने हैं, 10-15 रीजनिंग में मिल जाएंगे जो नॉन पजल क्वेश्चंस हैं आपके सिलोजिज्म के लिए सब। इनसे मेरा गाड़ी आगे धक्का लग जाएगा नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेरे बस के नहीं थे। तो उनकी बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी है, हो जाता है। जो प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो बहुत आधा घंटा पढ़ोगे तो हो जाएगा। आधा घंटा कुछ प्रैक्टिस करोगे तो क्वांटम आपकी ना बात करते हुए मुझे समझ में आ रहा है कि आप ना बहुत काम, कूल, कॉन्फिडेंट हो। तो ये आप कैसे मेंटेन कर रहे हो? बिकॉज़ दिस हेल्प्स अ लॉट इन द एग्जाम हॉल स्पेशली। कैसे आप ये मेंटेन कर रहे हो? मतलब इसमें कुछ क्या, कोई पर्सनल ट्रेनिंग, कोई पर्सनल थॉट्स? It's your whole general attitude towards the life and the things happening around you that helps. Like you do not to take ज़्यादा load नहीं लेना है। Life gives you whatever is destined to be, it will happen. And वही बात है। So man वही कि you do not to take much stress about the things. You need to work hard. Yeah. If you work really hard, the calmness will come. If you don't work hard, you don't study much, you don't always looking out for the tips and all that, then that won't help. So the hard working brings the calmness actually. आप क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं, कैग में है ना? कैग में था मैं। अच्छा, कैग में पहले। अब इनकम टैक्स। हाँ, तो आपका ओवरऑल, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब भी बहुत अच्छी होती है और ट्रांसफर वगैरह कम होते हैं, तो स्टिल व्हाट इंस्पायर्ड यू टू कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई? आरबीआई का ऐसे है कि थोड़ा सा तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप ऑफिस आ रहे हो तो आधे लोग आए नहीं है। अच्छा। इवन आप खूब लेट गए हो तो भी लगता है कि आधे लोग नहीं आए हैं। काम भी उतना ठीक से लोग नहीं करते हैं, इतना प्रोफेशनली नहीं करते हैं। आरबीआई हैज डिफरेंट कल्चर। काम करने का थोड़ा सा मेहनत भी करनी है, हल्का सा कोई काम करने में मजा भी है।
और obviously वो आपकी सोसाइटी में स्टेटस ये थोड़ा सा फैक्टर होता है. And moreover, grade B is better than grade B is better than the CGL वाला. Obviously any day it is better than CGL वाला. ठीक है, तो that is definitely there. But बहुत बार कहते हैं ना जॉब में आने के बाद लोग कहते हैं ठीक है चल ही रहा है, but आप कंटिन्यू करते रहे. And sir आपका भी यहाँ I'm very thankful to the exam भी also I came here in this. I appeared for the mock interview this time. I appeared for the mock interview. Last 2 interviews I didn't appear for any mock interviews, and I thought this time I should do this one thing also. Like I never did that thing. So that definitely helped. This time I think I did well in the interview. हाँ, क्योंकि मैम आप बता रहे थे पहले कि मैम तो RBI में थी तो और चक्षु सर भी थे. चक्षु सर थे और जो SBI में जो मैम. अच्छा, मतलब अब मुझे याद आ रहा है कि हाँ मेरी मैम का नाम रिकॉल नहीं हो रहा है, बट नोएडा में रहते हैं वो. हाँ मैम SBI में है. ठीक है. तो उनका जो फीडबैक था यहाँ उन्होंने मेरे साथ आधा घंटा बिताया था, वो उनका वैल्यूएबल टाइम दिया था, तो उनका फीडबैक भी काम में आया था. 4-5 चीजें पिन पॉइंट बताए थे कि आप थोड़ा सा धीरे बोल रहे हो, इस पे नहीं बोला, उस पे नहीं बोला, तो वो सब चीजें काम में आई इस बार. नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली ना वो छोटे पॉइंट कि फेज 2 के 2 मार्क्स और इंटरव्यू तो बहुत गैप आ जाता है, 20-25 मार्क्स का अंतर आ जाता है अगर आप इंटरव्यू अच्छा कर रहे हैं और एवरेज कर रहे हैं. हाँ, इंटरव्यू मतलब 95% बच्चों के लिए इंटरव्यू ही वही है. हाँ, आजकल वो एक तो उन्होंने बढ़ा दिया, 75 मार्क्स कर दिया. दूसरा जो मार्क्स का रेंज है ना, पहले जो स्कोर होता था इंटरव्यू में जब 50 मार्क्स का था, आज से 4 साल पहले बोल रहा हूँ, नॉर्मली 25 के रेंज में आ ही जाते थे लोगों के, 25 से 40 रहता था. और अब मैं देख रहा हूँ उनका तो मतलब आई हैव सीन पीपल विद 1 मार्क. रेंज का जो स्प्रेड है वो खूब है, बहुत है. आपका 15 से लेके और 74 तक है. मैंने 1 मार्क्स वाला इंटरव्यू का बच्चा देखा, 1 मार्क एंड ही गॉट सिलेक्टेड. 1 मार्क्स RBI में है वो इस समय. वो 50 वाले में होगा इस बार भी है. 75 वाले में नहीं होगा, 50 वाले में. हाँ, 50 वाले में इस बार ऐसा पॉसिबल नहीं. आप नहीं है वो 50 में था, वो लगता है उसकी वजह से ही 75 करा. हाँ, एक बात और, जो UPSC के बच्चे हैं वो नहीं आ पाते हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ द फेज 1. एंड वो फेज 1 को बहुत बच्चे जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उनको फेज 1 के जो क्वांट एंड रीजनिंग का जो टफनेस है उसको गाली देनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज that weeds out the UPSC people. And the RBI does it intensely because फिर वो RBI में जाके भी बच्चे बैठते नहीं हैं. हाँ. They never focus on the work. They never focus on the training. They focus on the preliminary UPSC preliminary. Yes. Absolutely right. So the hardness of the quant and this reasoning is quite helpful for the serious aspirant. Absolutely. It is in a way because it weeds out the UPSC people. So the people dedicatedly working for even the working people in the banks, they are preparing for the RBI. It is helpful for them also. Yeah, because they are already good in quant and reasoning, and the tough quant and tough reasoning would obviously weed out the UPSC guy. नहीं, उनके लिए तो मेन फेज 2 की तैयारी रहती है. बैंक करते हैं फेज 1 तो उनको सब पता है. फेज 1 काफी निकल जाता है उनका, मतलब थोड़ा सा अगर वो बेटर अप्रोच लेके चले, वो जो आपने बोला सिलेक्टिव रहे क्वेश्चन के लिए, तो उनका निकलता है वो. एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू सजेस्ट फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट? Work hard, stick to the syllabus, stick to the people, coaching people teaching you, and be mindful whatever you are doing, and whatever the supplement and the capsule PDF you have provided, you go through that, you keep it for the revision, and then whatever in the PDF, you read the more details about that. And don't afraid of the bulky PDF. 70% is the charts and the graphs only. So the material you need to read that is much less than it looks like. 400 pages. These are not 400 pages. That's the most important thing I always tell. And moreover, it's a competitive exam and tough exam, so you have to study. You have to study hard. The competition is like competition is high because it is such a good job. So you have to study. You have to beyond study. The point, have to work hard. Yeah, beyond the point, there is no shortcut. And don't look out too much for the tricks and the shortcuts and the strategies for the people. There is no strategies. The syllabus is already there in the public domain. The previous year questions are in the public domain. Correct. So that would suffice, and there is no much in the strategy. Yes. So I fully agree. So this is good. This is very helpful, Parikshit. And thanks for coming, spending time with us. Thank you, sir.
No. I wanted to come, the ma'am called me. I said, नहीं, definitely, देखो, आपने इतनी कराया तो आना ही है, उसमें कोई बात ही नहीं. We always want to have these kind of chit chats because many times, the aspirant, especially the younger ones, they feel कि यार कोई चीज़ जो हमें नहीं पता है, तो keep on listening to different people, and every will have his or her own strategy that evolves with the practice. So hard work, sincerity, dedication, then you find out the gaps, and that is how you build. And we listen this from all of the successful candidates. So that's helpful for all of us, for the aspirants. Thank you, Parikshit, and all the best. Nice meeting you again. Thank you, exam. Thank you.